हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लब चक्र। दोस्तों यहाँ पर हम आपको यूपीपीसीएस के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं वो लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे। 2016 से लेकर 2025 तक के जितने भी पेपर हैं वो यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। पेपर का फॉर्मेट जो है, वीडियो का फॉर्मेट हम लोग जान लें। प्रत्येक वीडियो आपका 3 पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हर पार्ट्स में आपके 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है। आज हम बात कर रहे हैं 2020 के पेपर के पार्ट 1 की। साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। मतलब ये बता रहे हैं कि किसने जो है पहली बार यहाँ पर भीमबेटका गुफा को देखा था और यहाँ पर उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। पहला ऑप्शन दिया है माधव स्वरूप वत्स, दूसरा ऑप्शन दिया है एच डी शंकालिया, तीसरा ऑप्शन दिया है बी एस बांककर और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर बी एन मिश्रा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली बार अगर देखा था यहाँ पर भीमबेटका गुफा को तो सबसे पहले यहाँ पर बी एस बांककर साहब ने देखा था और उन्होंने ही इसके जो महत्व को यहाँ पर खोजा था। तो खोजकर्ता इसके जो रहते हैं वो यहाँ पर बी एस मतलब विष्णु श्रीधर बांककर, और इन्होंने भोपाल के निकट यहाँ पर इस गुफा को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें आपको बताना है कुछ हड़प्पा पुरास्थल दिए हैं और वो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं हमको बताना है। जैसे कि आपको इनमें से अगर कुछ नहीं पता तो मांडा तो पता होगा, मांडा आपका जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर से तो बी का दूसरा होगा। हुलास आपका उत्तर प्रदेश से है तो डी का पहला होगा। अगर आपको ये तो लगभग पता ही होंगे अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो बी का दूसरा डी का पहला किस किस ऑप्शन में वो देखेंगे आप। बी का दूसरा आपका इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। ठीक है, फिर बी का दूसरा इसमें नहीं, ये बाहर हो जाएगा। बी का दूसरा इस ऑप्शन में नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा। बी का दूसरा ये ए ऑप्शन में तो आपका है, लेकिन डी का पहला इसमें नहीं है। तो राइट आंसर जो आएगा वो मेरा डी निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो हमको यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन पता थे, उसके बावजूद भी मेरा उत्तर निकल आया। लेकिन साथियों हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके पता होना चाहिए। बालू आपका हरियाणा में और आपका जो पांडरी है वो आपका गुजरात में। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर काल दिए गए हैं, उनको बताना है कि कौन सा समाज किस काल से संबंधित है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन किस समाज से संबंधित है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि जो ऋग्वेदिक काल था, यानी कि आपको पता है ऋग्वेदिक काल में लोग चारागाह मतलब लोग यहाँ पर जानवरों को चराने का काम करते थे। फिर दोस्तों हुआ क्या, बाद में यहाँ पर लोहे की खोज हो जाती है और लोहे की जब खोज हो जाती है तो यहाँ पर लोग जो हैं खेती का काम करना शुरू कर देते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सी का पहला देखना है और आपको देखना है बी का तीसरा। अब जैसे ये 2 ऑप्शन पता है तो सी का पहला देख लो किस ऑप्शन में है। सी का पहला इसमें भी नहीं है, सी का पहला इसमें भी नहीं है, सी का पहला इसमें है और आपका सी ऑप्शन में है। फिर हमें देखना है बी का तीसरा। अब बी का तीसरा इस ऑप्शन में है और बी का तीसरा इस ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा उत्तर यहाँ पर निकल के आ गया। फिलहाल ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो किस तरह से आंसर को हमें निकालना है, बट आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन पता होने चाहिए। ठीक है, मान लो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको सिर्फ 2 ऑप्शन पता हैं, तब ये तरीका आप लगा देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। फिलहाल जो आपका जैसे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर नगरीय समाज था उसका। उत्तर वैदिक समाज में दोस्तों यहाँ पर लोहे की खोज हो जाती है तो यहाँ पर लोग खेती करना शुरू कर देते हैं। ऋग्वेदिक समाज में यहाँ पर लोहे की खोज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जागीरदार मतलब चारागाह मतलब लोग चारा चराने का काम करते हैं जानवरों को। मध्यकाल में दोस्तों यहाँ पर जमींदारी भी प्रथा देखने को मिल जाती है, जमींदारी समाज देखने को मिलता है, तो डी का दूसरा। तो राइट आंसर आपका डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नगर देखने को मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऋग्वेदिक समाज में दोस्तों यहाँ पर लोग जानवरों को चराने का काम करते हैं। उत्तर वैदिक समाज में यहाँ पर लोहे की खोज होती है तो खेती करना शुरू कर देते हैं। मध्यकाल में यहाँ पर जमींदारी देखने को मिल जाती है। कुछ महाजनपद हैं, उनकी हमें राजधानी बताना है दोस्तों। जैसे अगर आपको पता होगा तो मत्स्य की राजधानी जैसे है विराटनगर, तो आप देखेंगे मत्स्य की राजधानी विराटनगर, तो पहले का आपका तीसरा आ जाएगा। क्लियर। फिर आपको देखना है कुरु की राजधानी आपकी आएगी इंद्रप्रस्थ। क्लियर है, कुरु की राजधानी आएगी इंद्रप्रस्थ, तो बी का चौथा। अब ये 2 ऑप्शन हमें मैच करना है। ठीक है, तो पहले का तीसरा इस ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसको बाहर करेंगे। पहले का तीसरा इस ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर बाहर कर देंगे। अब बचे हैं मेरे पास 2 ऑप्शन, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा।
फिर देखते हैं बी का चौथा, यानी कि 2 ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी हैं। अब हमको देखना है शूरसेन। तो शूरसेन की जो राजधानी थी दोस्तों वो यहाँ पर मथुरा थी। क्लियर है। तो सी का पहला देखेंगे तो सी का पहला इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरा जो है यहाँ पर सी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लें। बाकी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी, अश्मक की राजधानी पोतन, और यहाँ पर शूरसेन की राजधानी जो है यहाँ पर मथुरा की राजधानी थी। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस वंश के शासकों को यहाँ पर श्री पर्वतीय कहा गया है। तो मतलब पुराणों में किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। तो यहाँ पर देखो जो श्री पर्वतीय जो कहा गया है वो इक्ष्वाकु जो वंश के शासक हैं उनको यहाँ पर कहा गया है श्री पर्वतीय। ठीक है। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो पुराणों में नाम यहाँ पर श्री पर्वतीय पूछ लेगा, अगर कभी कभी यहाँ पर आंध्र भृत्य भी दे देता है तो भी यहाँ पे इक्ष्वाकु वंशी लगाएंगे। ठीक है। तो दोनों ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर इन जो उपाधि धारण करते थे वो यहाँ पर महातलवार की उपाधि को धारण करते हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखो जो शासक रहते हैं वो तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहते हैं, लेकिन जो रानियाँ रहती हैं उनका झुकाव यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रति देखने को मिलता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। फिर कह रहा है कि एग्रोनोमो जो अधिकारी है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे मौर्य काल में। तो बताना है एग्रोनोमो जो अधिकारी थे वो मौर्य काल में किससे संबंधित थे। पहला ऑप्शन है महापुरतोल, दूसरा ऑप्शन है प्रशासन प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है राजस्व प्रबंधन, चौथा ऑप्शन है मार्ग निर्माण। तो देखो एग्रोनोमो जो अधिकारी थे वो कुछ क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों। पहली बात तो जो एग्रोनोमो अधिकारी होते हैं वो जिला के यहाँ पर अधिकारी होते हैं। क्लियर। और वो यहाँ पर मार्ग निर्माण से भी यहाँ पर संबंधित थे। तो राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये जिले के प्रमुख अधिकारी होते हैं और इनका जो कार्य है सड़क और यातायात व्यवस्था को भी देखना रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही कूट हमें बताना है, कथन दिया है, कारण दिए हैं। इन्होंने बताया चोलों के विषय में जो है उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। मतलब ये कह रहे हैं कि चोलों के विषय में जितनी जानकारी मिल जा रही है उतनी जानकारी उनसे पहले वाले राजाओं की नहीं मिलती है। फिर रीजन दिया है कि जो चोल थे वो यहाँ पर अपने मंदिरों की दीवार पर अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने का इन्होंने चलन जो है यहाँ पर प्रारंभ किया, जिससे उनके जो है ऐतिहासिक विवरण देखने को मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि जब मंदिरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवा देंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी शासक अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवा देगा दीवारों पर तो उसका जो है लॉन्ग टर्म तक इतिहास मिलेगा। तो इसी कारण जो है चोलों का जो इतिहास है हमें देखने को मिलता है और उनके विषय में ज़्यादा जानकारी भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए दोनों यहाँ पर सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने दीवारों पर जब उत्कीर्णन करवाया तो इससे क्या है वो लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलता है और उनके बारे में हमें जानकारी भी जो है उपलब्ध हो जाती है। फिर हमको बताना है यहाँ पर देखो मुल्तान के सूर्य मंदिर के बारे में, उसका उल्लेख हेनसांग, आबू जईद, अल-मसूदी और अल-बरूनी ने किया। फिर कह रहा है शाम्बपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो देखो सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है मुल्तान का, उसका उल्लेख इन लोगों ने किया, सही है। फिर कह रहा है कि शाम्बपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आपका सी आएगा। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर की बात कर लें तो इसको देखो, इसमें देखो आपको बता दें शाम्ब जो कि ईरानी पुरोहित थे, इनके द्वारा चंद्रभागा नदी पर स्थापित किया गया था। ओके। और यहाँ पर जो शामपुर यात्रोत्सव है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सूर्य मंदिर के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है उत्सव, और ये मंग पुरोहितों ने ही भारत में सूर्य पूजा को यहाँ पर जो है लोकप्रिय मनाया था। ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और भी हमारे सूर्य मंदिर हैं, जैसे आपसे कभी सम्मिलित के लिए पूछ लेता है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बताना कि कौन से संत किस स्थान से संबंधित हैं, ये हमें बताना है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर से संबंधित हैं, सही है। फिर कह रहा है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से संबंधित है, ये भी सही है।
शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्गा से संबंधित है, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये मुल्तान से संबंधित हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो यहाँ पर संबंधित हैं वो दिल्ली से संबंधित हैं, तो यानी कि इनकी जो दरगाह है वो यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा आपका दोस्तों डी, क्योंकि हमसे पूछा है सही सुमेलित नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1687 में औरंगजेब ने जब गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय, शाइस्ता खान। तो देखो, गोलकुंडा किले पर जो अधिकार किया था उस समय जो गोलकुंडा के शासक थे वो यहाँ पर अबुल हसन कुतुब शाह थे। आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई वो औरंगजेब को यहाँ पर गोलकुंडा किले पर अधिकार करने की? तो ये भाई साहब जो अबुल हसन कुतुब शाह थे, इन्होंने यहाँ पर कर देने से मना कर दिया। तो इसी की जवाबी कार्रवाई को करते हुए 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया था। तो क्लियर है, शासक जो थे अबुल हसन कुतुब शाह, और इन्होंने जो है टैक्स देने से मना कर दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर किले पर कब्जा कर लिया गया। बताना है सही है, हमेशा देखना है पूछा क्या गया है आपसे, सही है कि सही नहीं है पूछा गया। अगर सही है तो आपको राइट बताना है, सही नहीं है तो आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा ऑप्शन है। जैसे बताया है कि लड़के और लड़कियों की जो आयु है विवाह करने की, उसको निर्धारित यहाँ पर अकबर ने किया था, सही है। अगला ऑप्शन दे रहा है कि अकबर ने लड़कियों को यहाँ पर अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से भी यहाँ पर विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि अकबर ने क्या यहाँ पर लव मैरिज करने की स्वतंत्रता दी थी। फिर कह रहा है कि यहाँ पर विवाह की जो आयु है वो भी निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर अकबर ने यहाँ पर लड़कों की जो आयु है वो यहाँ पर 16 वर्ष और लड़कियों की आयु जो है यहाँ पर 14 वर्ष निर्धारित की थी। और अकबर ने यहाँ पर जो है अभिभावकों के दबाव से अलग भी यहाँ पर लड़कियों को जो है स्वतंत्र विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो लड़कों के लिए जो आयु है वो 16 वर्ष और लड़कियों के लिए जो आयु है वो यहाँ पर 14 वर्ष निर्धारित की, और यहाँ पर लव मैरिज की भी यहाँ पर सहमति दी गई थी। ओके, क्लियर है। फिर हमें बताना है जो अधिकारी हैं उनके कार्य क्या थे, उनसे हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। देखो, सुमेलित वाले क्वेश्चन हमने दोस्तों बताया आपके जो हैं यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। लगभग 90% हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहली बात तो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो आप जो है अगर आप पीछे की क्लासेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता है किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल वर्तमान की बात करेंगे तो हमें अधिकारी जो यहाँ पर दिए गए हैं उनसे हमें बताना है कि इससे यहाँ पर सुमेलित हैं। क्लियर। जैसे दीवाने तन जो है अधिकारी, उनका क्या कार्य था वो हमें बताना है। तो दोस्तों दीवाने जो तन थे इनका काम था जागीर व वेतन को देखना, यानी कि पहले का तीसरा। अब देखो आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पहले का तीसरा हमें देखना है किस किस ऑप्शन में है, और यहाँ पर कन्फर्म होना चाहिए कि जो आप सही लगा रहे हैं वो आपका 100% सही होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे मुझे पता है कि दीवाने तन है, उनका जो कार्य था जागीर व वेतन को देखना, तो पहले का तीसरा ये 100% सही है। तो हम देखेंगे पहले का तीसरा किस किस ऑप्शन में दिया गया है। जिस ऑप्शन में नहीं दिया होगा यानी कि वो गलत हो जाएगा, उसको हम बाहर कर देंगे। तो पहले का तीसरा ए ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको बाहर कर देंगे। पहले का तीसरा इस ऑप्शन में है तो इसको होल्ड करेंगे। पहले का तीसरा जो है इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको बाहर कर देंगे। पहले का तीसरा इस ऑप्शन में नहीं है तो इसको यहाँ पर बाहर कर देंगे। तो यानी अभी क्या हुआ, अभी मेरा जो है एक ही ऑप्शन से उत्तर यहाँ पर निकल के आ गया। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एक नहीं दो ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पर दो की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे देखो एक पता है तो निकल के आ गया। कभी कभी क्या होता है पहला तीसरा इस ऑप्शन में भी दे देगा और पहले का तीसरा इस ऑप्शन में दे देगा, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की। तो यहाँ पर फिलहाल तो आपको चारों पता होना चाहिए। हम तरीका बता रहे हैं कि एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्लियर। बाकी यहाँ पर देखो मुस्तारफी जो है यहाँ पर आपको बताएं जो आय व्यय है उसका यहाँ पर निरीक्षण करने का कार्य करते हैं, और आपके जो मुशर्रिफ हैं मुशर्रिफ भाई साहब यहाँ पर कार्यालय को संभालने के लिए होते हैं। बाकियानबिश जो रहते हैं वो यहाँ पर घटनाओं व फरमानों को यहाँ पर सूचीबद्ध करने का कार्य करते हैं। तो वैसे तो हमें ये चारों पता होना चाहिए। दीवाने तन है वो आपके जागीर वेतन को देखने का कार्य करते हैं। मुस्तारफी जो है आय व्यय का निरीक्षण करते हैं। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए। बाकियानबिश जो है प्रमुख घटनाओं को यहाँ पर सूचीबद्ध करने का कार्य करते हैं।
ये देखो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा है कि किस मुगलकालीन नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह की रजब बहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो यहाँ पर जो कुछ मुगलकालीन नहर का जो निर्माण है वो यहाँ पर जो फिरोज शाह थे उनकी रजब बहा को पुनर्जीवित करके किया गया। पहला ऑप्शन दिया गया है शेखुनूनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया साहेब नहर, तीसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने नहर ए बिहिसित, चौथा ऑप्शन दिया है नहर ए आगरा। तो साहेब नहर जो है इसको यहाँ पर पुनर्जीवित, इस नहर को जो है निर्माण जो है रजब बहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और तुगलक भाई साहब के द्वारा यहाँ पर रजब बहा नहर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर है। बाद में इसका मुगल काल में पुनर्निर्माण किया गया था, यानी कि जो पुरानी नहर थी आपकी रजब बहा, इसको यहाँ पर रिस्टोर किया गया और नया नाम जो दिया गया था वो यहाँ पर साहब नहर दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको समझना है। फिर कह रहा है कि कौन सी जो किताब है, किताब ए नोरस जो पुस्तक है उसके लेखक बताने हैं हमें। किताब ए नोरस पुस्तक के लेखक पहला ऑप्शन दिया गया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, अकबर द्वितीय, कुली कुतुब शाह। किताब ए नोरस नामक जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों वो यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा यहाँ पर लिखी गई। देखो अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल है तो इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। क्लियर है। इसमें आपका जो दिमाग नहीं चलेगा, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। इस किताब के बारे में जान लो दोस्तों। पहली बात तो यहाँ ये जो किताब लिखी गई थी वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। और इन्होंने ये किस भाषा में लिखी, दक्कनी भाषा में लिखी थी। इन्होंने देखो इस पुस्तक जो है यहाँ पर संगीत, यानी कि संगीत मतलब नवरस, उसके माध्यम से शिया सुन्नी और हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो है एकता बनाने का यहाँ पर प्रयास किया था। और हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में भी यहाँ पर गीत गाए थे। किसने? आदिल शाह द्वितीय ने। क्लियर। अब देखो आपको सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए यहाँ पर दिया रहता है पहले का पहला, पहले का दूसरा। ये पीपीटी बनाने में थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई तो एक ही इमेज में आपको जो है दोनों क्वेश्चन और आंसर दे दिए हैं। फिलहाल जजमानी की बात करेंगे। देखो जजमानी जो है आपकी वो उत्तर भारत में होती है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये देखो इसको मत देखिएगा, ये गलत है। ठीक है, इसी मिसप्रिंट है। तो आप देखो जजमानी जो है आपकी दोस्तों वो आपकी उत्तर भारत में की जाती है। ठीक है। 12 बलूट की बात करेंगे तो 12 बलूट दोस्तों आपका जो है महाराष्ट्र में। क्लियर है। तो 12 बलूट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 12 बलूट आपका महाराष्ट्र में। फिर आपको बता दें अडांडे की बात करेंगे तो अडांडे जो है आपका तमिलनाडु में, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मिरासी आपका कर्नाटक में, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे जजमानी आपने सुना होगा कि कोई अगर पंडित जी कथा करने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जजमान बोला जाता है उनको ना, तो जजमानी दीजिए, मतलब उनको जो पैसे दिए जाते हैं उनको हम जजमानी कहते हैं। तो जजमानी जो है वो आपका शब्द उत्तर भारत से संबंधित है। 12 बलूट आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, हमने बता दिया। ठीक है। और मिरासी हमने बता दिया आपका जो है कर्नाटक से संबंधित है। अडांडे जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जो ग्रंथ कुछ दिए गए हैं उनको हमें कालक्रम में बताना है। जैसे कि दोस्तों पृथ्वीराज रासो, ये तो आपको लगभग पता ही होगा। पृथ्वीराज रासो जो है आपका चंद्रबरदाई के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। क्लियर है। और ये पृथ्वीराज चौहान के काल के थे, ये भी क्लियर है। किताब उल हिंद जो है आपका अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, ये गजनबी के काल से संबंधित है, ये भी क्लियर है। तबकात ए नासरी मिनाहुद्दीन सिराज के द्वारा ये गुलाम वंश से संबंधित है। फतवा है जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी यानी तुगलक वंश से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ पर 90% लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वरना आपको बताता। तो इसमें आपको सम्मिलित करना नहीं है, यहाँ पर तो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर बताना है कि जो एक्सलास सापेल जो आपकी संधि है वो कौन सा सही है। अगर आपने मेरी द्वारा कराई कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासों को किया होगा तो आप ये क्वेश्चन बता देंगे। मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर समझाई थी। अगर नहीं की है क्लासें तो कर लें, जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें आपको मैंने कुछ क्लासें भी कराई हैं, कुछ पेंडिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल अभी जितनी कराई हैं उनमें हमें खूब याद है, हमने इसको बताया था। एक्सलास सापेल जो आपकी जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, सही है।
और यहाँ पर अंग्रेज़ों को यहाँ पर वापस मद्रास मिल गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में दोस्तों अंग्रेज़ों को तो मद्रास मिल गया था, लेकिन लुइसबर्ग है वो आपका यहाँ पर फ्रांसीसियों को मिल गया था। यह आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो सिक्किम का जो विलय किया था वो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो डलहौजी की यहाँ पर कूटनीति थी। इन्होंने आरोप लगा दिया कि जो अंग्रेज डॉक्टर हैं उनके साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया, इसलिए हम जो है सिक्किम को अब भारत में विलय कर लेते हैं। और भी इन्होंने विलय किए थे, जैसे पंजाब का विलय किया था इन्होंने द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान। लोअर बर्मा और पीयू का भी यहाँ पर इन्होंने विलय किया था। 1755 में डिडूगल मिशोर में एक जो है यहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन नटराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का, कृष्णाराज। तो डिडूगल में जो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई वो दोस्तों हैदर अली के द्वारा यहाँ पर की गई थी। टीपू सुल्तान के पिताश्री की बात हो रही है। 1755 में स्थापना की इन्होंने। फिर कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की गई। जैसे आपको पता है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, रैयत बाणी, महल बाणी को यहाँ पर लागू किया गया। इन्होंने बताया इससे किसानों में जो आपके यहाँ अलग अलग वर्ग बन गए थे, ये सही हैं। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, वहीं मद्रास और मुंबई में यहाँ पर रैयत बाणी को, पंजाब और आपका आगरा में महलवाणी को यहाँ पर लागू किया गया। डिटेल में बताया है स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदारी वर्ग का यहाँ पर उदय देखने को मिलता है। रैयत बाणी में क्या इन्होंने काम किया? रैयत बाणी में इन्होंने जमींदारों को साइड में कर दिया और सीधे किसानों से संपर्क किया। महलवाड़ी में इन्होंने किसानों को भी हटा दिया और ग्राम समुदाय में एक जो मुखिया रहते हैं उनसे यहाँ पर संपर्क किया। क्लियर? तो ये आपको क्लियर चीज़ें पता होनी चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फिलहाल यहाँ पर ईयर जो है आपका मिसप्रिंट हो गया है, तो फिलहाल आप लोग इसको यहाँ पर देख लें। शाही पद अधिनियम जो आया 1876 में आया, ये गलत है दोस्तों आपका, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको देखने का प्रयास करें आप लोग। देखो जो आया था शाही भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये आपका आया था 1876 में, ठीक है, ये आपका 1876 में आया था। और जिधर आपका दिया है भारतीय शाही पद अधिनियम, ये आपका आया था 1878 में। तो शाही पद अधिनियम आया 1878 में। क्लियर है? उसके बाद जो आया था उच्च न्यायालय की बात करेंगे, तो उच्च न्यायालय आपका आया था 1861 में, इसकी स्थापना होती है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है आपका 1869 में है। तो ये जो मैच है इसको आप सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा समझिएगा, इसमें आपको हमने सही करा दिए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देख लें, शाही पद अधिनियम 1878 में आया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876 में आया था, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये आपका 1861 में आया था, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है आपका वो 1869 में आया था, ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि कौन सा जो नेता था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, उसके बारे में हमें बताना है। तो कौन सा नेता जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी जी यहाँ पर SS राजपुताना से गए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भी यहाँ पर गए थे, सरोजिनी नायडू भी यहाँ पर गई थी, राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर नहीं भाग लिया था इन्होंने। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। बाकी मालवीय साहब राष्ट्रवादी दल से गए, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट इन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर SS राजपुताना से यहाँ पर यात्रा की थी, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, लेखक के नाम दिए गए हैं, सम्मिलित करना है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि गीता रहस्य, हमें पता है कि गीता रहस्य जो है तिलक भाई साहब इसने लिखा है, तो आपको देखना है कि बी का चौथा किस में ऑप्शन में है। तो जैसे कि बी का चौथा इस ऑप्शन में नहीं, इसको बाहर कर देंगे, बी का चौथा इस ऑप्शन में नहीं, इसको भी बाहर कर देंगे, बी का चौथा इस ऑप्शन में भी नहीं, बाहर कर देंगे, बी का चौथा इस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर निकल के आ गया। अब जैसे मान लो मुझे गीता रहस्य के बारे में नहीं पता है, हमें पता है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के बारे में पता है, तो इसको हम देख लेंगे। इसमें आपका दिया गया है पहले का तीसरा, यानी कि ये लाला लाजपत राय ने लिखी थी। तो पहले का तीसरा किस किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं, इसको बाहर करेंगे, इसमें नहीं, इसको बाहर कर देंगे, पहले का तीसरा इसमें, इसको रखेंगे, और पहले का तीसरा इसमें, यानी कि 2 ऑप्शन निकल के आ गए। अब हमें एक और पता होना चाहिए, तब मेरा यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है। फिलहाल तो आपको अभी तो आपको यहाँ पर चारों याद होने चाहिए।
द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो ये आपका लिखा था लाला लाजपत राय ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? पहला आपका BP वाडिया दिया गया है, दूसरा आपका NM जोशी दिया गया है, CF एंड्रूज दिया गया है, जोसेफ बेप्टिस्ट दिया गया है। तो ILO के जो संगठन हुआ था वाशिंगटन में, उसमें भेजा गया था यहाँ पर NM जोशी को। तो B आंसर इसका जो है। इनको बता दें ये 1919 में सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी जो नदी है हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? पहला ऑप्शन झेलम, दूसरा ऑप्शन सतलज, तीसरा ऑप्शन गंगा, चौथा ऑप्शन रावी। तो ट्रांस हिमालय की जो नदी नहीं है दोस्तों, वो यहाँ पर सतलज नदी जो है आपकी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। क्लियर। इसका देखो जो उद्गम होता है सतलज नदी का, पहली बात तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर राक्षस ताल से निकलती है, मानसरोवर के पास है जो कि, फिर बाद में ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाद में जो इसका एंड होता है वो यहाँ पर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, वहीं पर इसका एंड हो जाता है। कौन सा सही सुमेलित रहेंगे दोस्तों? क्वेश्चन को आप पढ़ने का प्रयास करें। कभी कभी लोग देख लेते हैं सही सुमेलित है, हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो बताया गया है कि अंगामी जो जनजाति है वो नागालैंड से संबंधित है, सही है। बिरहोर जनजाति है वो आपकी झारखंड से संबंधित है, ये भी सही है। खस जनजाति है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, गलत है। देखो खस जो आपकी जनजाति है वो आपकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपकी उत्तराखंड और हिमाचल से संबंधित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से। टोंडा जनजाति है तमिलनाडु से, सही है। तो राइट आंसर आएगा C। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। खस जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और आप यहाँ पर बाकी हमने यहाँ पर बता ही दिया है। झील बताना है, उसकी लोकेशन बतानी है। जैसे साला झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ए का पहला देखो किस किस ऑप्शन में है, ठीक है। ए का पहला तीनों ऑप्शन में दिया गया है, यानी एक बाहर होगा। बड़खल झील आपकी किस जगह स्थित है? हरियाणा में है। तो बी का दूसरा देख लो किस ऑप्शन में दिया है। बी का दूसरा यहाँ भी दिया है, बी का दूसरा इसमें नहीं, ये बाहर हो जाएगा। बी का दूसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर। यानी मेरा उत्तर जो है 2 ऑप्शन से ही निकल के आ गया। लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है, सही है। काली बेली झील आपकी तमिलनाडु में स्थित है, सही है। यानी राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। क्लियर है। ये हमने आपको तरीका बताया आंसर निकालने का, बट आपको यहाँ पर चारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, काली बेली झील तमिलनाडु में स्थित है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी के बारे में बताना है, कौन सी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो कौन सी जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों अरावली श्रेणी। तो आपको पता है अरावली जो रेंज है ये भारत क्या पूरे विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। क्लियर। तो ये तो बाहर, विंध्याचल भी बाहर, पश्चिमी घाट भी बाहर। जो हिमाद्री रेंज है वो यहाँ पर नवीनतम श्रेणी है। तो राइट आंसर निकल के आएगा ए। हिमाद्री श्रेणी जो है यहाँ पर हिमालय पर्वत की नवीनतम पर्वत हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता ही दिया। वैली ऑफ कश्मीर कहाँ स्थित है? किस किस के बीच है? कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो ये आपका सही होगा। तो जो वैली ऑफ कश्मीर है वो आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो आप पीर पंजाल रेंज आपकी है, हिमाद्री है, यहीं पर बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यमुना नदी को हमको बताना है वेस्ट से ईस्ट क्रम पर विचार करना है। जैसे अब मान लो हमें बताना है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, यमुना नदी की, उसके बारे में बताना है पश्चिम से उत्तर की, पूर्व की ओर। तो जैसे पहले चंबल नदी आएगी, उसके बाद सिंधु नदी आएगी, फिर बेतवा आएगी, फिर आपकी केन नदी आपकी मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर पश्चिम से पूर्व बताना है तो ये पश्चिम से पूर्व आपको बताना इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है सहायक नदी, जैसे ये चंबल नदी जा रही है, फिर आपको यहाँ पर मिल जा रही है सिंधु नदी, फिर आपकी मिल जा रही है बेतवा नदी, फिर मिल जा रही है आपकी केन नदी। तो इस तरह से ये पूछ रहा है। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा किस में है? ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर ये सिंध नदी जा रही है, यहाँ पर यमुना नदी बह रही है, तो ये चंबल नदी आपकी मिल जाएगी यहाँ पर आकर, फिर आपकी सिंधु नदी मिल जाएगी, फिर आपकी बेतवा नदी मिल जाएगी, फिर आपकी केन नदी मिल जाएगी। सबसे लास्ट में जो है आपकी यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाएगी, इलाहाबाद में। क्लियर है। तो यमुना नदी है, निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है।
ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पर्वत, कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है या किस देश में है? जैसे एटलस पर्वत है, हमें पता है एटलस पर्वत मोरक्को में स्थित है, तो यानी कि पहले का चौथा। अब पहले का चौथा किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में इसको होल्ड रखेंगे, इस ऑप्शन में है इसको होल्ड रखेंगे, इस ऑप्शन में नहीं है इसको बाहर कर देंगे, इस ऑप्शन में भी नहीं है इसको यहाँ पर बाहर कर देंगे। अब किलिमंजारो आपका तंजानिया में स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे बी का तीसरा यहाँ है, बी का तीसरा यहाँ नहीं है, इसलिए इसको बाहर करेंगे। ठीक है, तो आपके 3 बाहर हो गए, तो राइट आंसर निकल के आ गया। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। इसको अगर आपको अगर एक नहीं पता है तो कम से कम 2 पता हो, तो यहाँ पर आंसर निकल आएगा। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए एटलस मोरक्को अफ्रीका में स्थित है, किलिमंजारो आपका तंजानिया अफ्रीका में स्थित है, चिम्बोरेजी इक्वाडोर में है जो कि साउथ अमेरिका में है, पायरेनीज जो आपका है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी कौन नहीं है, उसके बारे में बताना है। हालाचू जनजाति, देखो हालाचू जनजाति है आपकी स्थित है अंडमान निकोबार में, ओंजे भी आपकी स्थित है, शोम्पेन भी आपकी स्थित है। रेगमा जनजाति है नागालैंड में स्थित नागा जनजाति है, ना कि आपकी अंडमान निकोबार द्वीप में। तो राइट आंसर आपका बी आएगा, क्योंकि हमसे पूछा है मूल निवासी नहीं है, ये बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं अंडमान निकोबार की, उनको आपको पता होना चाहिए। और रेंगमा जनजाति है, ये आपकी नागा जनजाति है नागालैंड की, ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि अहमदाबाद में जो है सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब गुजरात का जो अहमदाबाद है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें सबसे बड़ा केंद्र जो है तो आपका मुंबई है। ठीक है, तो मुंबई जो है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर कह रहा है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल में की कोई समस्या नहीं है। एक हाँ ये बात मानते हैं कि अहमदाबाद जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन अहमदाबाद में होता है, तो कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है, तो ये आपको बता देना है। तो राइट आंसर आएगा मेरा डी, ए गलत है, आर सही है। रीजन बता ही दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो केंद्र है अहमदाबाद नहीं बल्कि मुंबई है, और उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है गुजरात में अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में यहाँ पर उत्पादन होता है, तो पहले नंबर पर अहमदाबाद आएगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सही सुमेलित नहीं है, बताना है खनिज किस शहर में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, ये हमें बताना है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने तांबा चित्रदुर्ग, दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने लोहो अश्क बेल्लारी, मैग्नीज की बात करेंगे भीलवाड़ा, बॉक्साइट की बात करेंगे कटनी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तांबा की बात करेंगे तो तांबा आपका चित्रदुर्ग में नहीं है, बल्कि ये आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, खेतड़ी, झुंझुनू और भीलवाड़ा में। फिर देखो मैग्नीज की बात करेंगे तो मैगजीन आपका भीलवाड़ा मतलब राजस्थान में नहीं होता है, बल्कि ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन देखना है, तो पहला तीसरा आपका दिया है आंसर, तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। कापर जो है खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा में स्थित होता है। अभी जनवरी महीने की मैंने करंट अफेयर आपको दोस्तों कराई थी, उसमें कापर के बारे में हमने बताया था। तो भारत में कहाँ पाया जाता है उसके बारे में भी हमने बताया था, और आपको बता दें विश्व में किन देशों में पाया जाता है उसके बारे में भी हमने बताया था। कापर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आप जाकर देख लें करंट अफेयर की क्लास। और आपका मैग्नीज जो है आपका ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाया जाता है। कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा ये आपकी हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, कनारी धारा ये भी संबंधित नहीं है, अगुल हाउस धारा ये आपकी जो है दोस्तों हिंद महासागर से संबंधित है, क्यूराइल धारा ये भी आपकी संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों सी निकल के आएगा, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कनारी धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित क्यूराइल धारा जो कि ठंडी धारा है, फ्लोरिडा धारा जो कि गर्म धारा है अटलांटिक महासागर की ही, अगुलहास धारा ये गर्म धारा है और ये आपके हिंद महासागर से संबंधित कहते हैं। हिंद महासागरीय धारा होता क्या है दोस्तों? एक निश्चित दिशा में जो बहुत दूरी तक यहाँ पर महासागरीय जल के राशि के प्रवाह को यहाँ पर महासागरीय धारा कहते हैं। कौन सा चक्रवात किस देश से संबंधित है? सुमेलित करना है हमें। जैसे इन्होंने दे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो जैसे आपको दोस्तों पता है, जैसे मुझे पता है टाइफून आपका चाइना से संबंधित है, देख लेना है कि सी का दूसरा किस किस ऑप्शन में है।
सी का दूसरा इसमें नहीं है, बाहर हो जाएगा। सी का दूसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा। सी का दूसरा इसमें, इसको होल्ड करेंगे। सी का दूसरा इसमें नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। यानी कि मेरा एक ऑप्शन से आपका निकल के आ गया। अब मान लो कोई बंदा है, उसको टाइफून के बारे में नहीं बल्कि हरिकेन के बारे में पता है, ठीक है। तो हरिकेन हमें पता है चक्रवात जो है आपका अमेरिका में आता है, यानी कि यूएसए में, मतलब बी का चौथा। अब बी का चौथा देखना इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसको बाहर कर देंगे। इस ऑप्शन में इसको बाहर नहीं भी कर देंगे। तो हमें दो ऑप्शन मिले हैं, ए और बी। अब दोस्तों अगर हमें दो मिल रहे हैं तो हमें एक और यहाँ पर सही पता होना चाहिए। तो आपको जैसे बिली विलीज पता है, बिली विलीज जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए इसको पता है। तो डी आपका दूसरा इसमें है, तो डी का पहला नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वैसे तो आपको चारों के बारे में अभी याद होना चाहिए। हम तरीका बताते हैं ताकि एग्जाम में कभी टफ आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हरिकेन अमेरिका में, टाइफून चाइना में, बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए। तो किंटा जो घाटी है आपकी टिन उत्पादन के लिए स्थित है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। विश्व का 25% उत्पादन होता है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कंट्रीज आपको दिया गया है, कुछ देशों के नाम, इनको हमें मिलाना है। कौन सा लौह अयस्क खनिज उत्पादन क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है? जैसे आपका दे दिया कजाकिस्तान में जो है आपका कारागांडा उत्पादन क्षेत्र है। यूक्रेन में आपका किब्रोई रोग जो है आपका उत्पादन क्षेत्र, लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र स्थित है। जर्मनी में नारमंडी, तो देखो नारमंडी वो है आपका जर्मनी में स्थित नहीं है, बल्कि नारमंडी आपका जो है दोस्तों वो आपका फ्रांस में स्थित है। तो ये आपका सी आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है तो इनको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सुमेलित वाले क्वेश्चन जो है उनमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो कुछ फैक्चुअल रहते हैं तो इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कजाकिस्तान है तो का से कजाकिस्तान, का से कारागांडा, तो याद कर सकते हैं। यूक्रेन में यूक्र क्रेविन, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद करनी पड़ेंगी। फिर हमको बताना है, देखो किसमें खट्टे रसीले फल जो है उनका उत्पादन होता है। ये पूछ रहा है कि भाई जो खट्टे रसीले फल होते हैं जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है कहाँ होता है? मानसून क्षेत्र में होता है, या उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश में होता है, या भूमध्य रेखीय प्रदेश में, या भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। तो खट्टे रसीले जो फल हैं उनका उत्पादन जो होता है दोस्तों वो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है, यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश में होता है। तो राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखेंगे आप, तो ये आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होता है। पोस्टमास वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक। तो देखो पोस्टमास बुर्ग जो है आपका वो आपका मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कह रहा है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्न तटों में से किस पर स्थित है? अब देखो आपको ये टफ थोड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे कि ज्योग्राफी के। देखो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है ना तो आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, और अगर लग भी रहे ना तो कुछ क्वेश्चन अगर आप PYQ 10 सालों की कर लेंगे तो आपको टफ नहीं लगेंगे। आप देखो सबसे पहली बार मैं आपको वीडियो आपको 3 पार्ट्स में कराता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही घंटे में सारे क्वेश्चन करा दूँ, नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन आपको समझाने रहते हैं। मुझे यहाँ पर खाना पूर्ति किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। हम भले ही हमको यहाँ पर 3 की जगह 4 पार्ट्स कर लगाने पड़ जाएँ, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। क्लियर? इसकी PDF भी आपको फ्री में देता हूँ। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। PDF आपकी कंबाइंड रहती है, जैसे 2020 का पेपर है तो इसकी आपको एक PDF में ही पूरा पेपर मिल जाएगा। PDF 3 फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, वो आपको एक ही पार्ट में मिलेगा। वीडियो लेक्चर आपको 3 पार्ट्स में मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपकी दार्जिलिंग रेंज है उसके बारे में बताना है। तो वो दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इसलिए जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम तट है। यहाँ पर आपकी दार्जिलिंग श्रृंखला देख सकते हैं। देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, या साउथ हो गया। तो पूछा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। तो इस तरह से आपकी जो है दार्जिलिंग श्रृंखला स्थित है। ओके, अब कुछ जातीय समूह दिए गए हैं, उनके देशों के नाम दिए गए हैं, बताना है। जैसे यार कुछ नहीं पता तो यहूदियों के बारे में तो पता है हर किसी को, यहूदी इजराइल में रहते हैं, इतना तो जानते ही होंगे। तो पहले का चौथा देखेंगे किस किस ऑप्शन में नहीं है।
जिस ऑप्शन में नहीं है उसको बाहर करेंगे। पहले का चौथा इसमें नहीं, इसको बाहर करेंगे। पहले का चौथा इसलिए इसको होल्ड करेंगे, इसको भी होल्ड करेंगे, इसको भी यहाँ पर होल्ड करेंगे। अब टेढ़ा के बारे में पता होना चाहिए। टेढ़ा जो है आपका लीबिया में स्थित है, यानी कि बी का हमें देखना है तीसरा। बी का तीसरा इसमें नहीं, ये बाहर हो जाएगा। बी का तीसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर। बी का तीसरा ये नहीं, इसमें भी बाहर। अब यहाँ पर राइट आंसर डी निकल के आ गया। सुमेलित वालों में 2 पता होना चाहिए तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। कभी कभी एक से ही मेरा आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर। यहूदी हैं वो आपके इजराइल, टेढ़ा लीबिया, वेजा मिस्र, इलूर ईरान से संबंधित हैं। चलिए बाकी हमारी आज की क्लास यहाँ पर दोस्तों समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना दी गई हैं जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं। तो आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है किसी को ज़रूरत है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारे अपडेट मिलते हैं और PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।